देवेंद्र मिश्रा नॉर्दन के प्रिंस के निवास पर आए, वीर प्रताप से कुछ बातें की और फिर सीधे चले गए। नॉर्दन के प्रिंस के निवास पर ज्यादा देर नहीं रुके। वीर प्रताप को शक था कि देवेंद्र मिश्रा का नॉर्दन काउंटी आना सिर्फ उसे एक संदेश देने के लिए नहीं था। उसने देवेंद्र मिश्रा की प्रोफाइल में देखा था कि देवेंद्र मिश्रा की इस यात्रा का एक मकसद उसे परखना भी था। सिर्फ कुछ सवाल पूछकर वह उसकी जानकारी कैसे निकाल सकते थे। देवेंद्र मिश्रा शायद बहुत पहले ही नॉर्दन काउंटी आ गए थे, लेकिन उसे पता नहीं था। इसलिए उसने तुरंत ईरा पटेल को आंगन में आने के लिए कहा। ईरा पटेल शैडो गार्ड्स की उप कमांडर है। यान सिटी लौटने के बाद उसे दूसरे शैडो गार्ड्स से जरूर खुफिया जानकारी मिलेगी। उससे पूछने पर शायद पता चल जाएगा कि देवेंद्र मिश्रा नॉर्दन काउंटी में कितने समय से हैं। जल्द ही ईरा पटेल आंगन में आ गई। आंगन में घुसने के बाद ईरा पटेल ने सलाम किया और कहा, यह दासी योर हाइनेस को प्रणाम करती है। वीर प्रताप ने सीधे ईरा पटेल का कोमल हाथ पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा, ईरा पटेल, क्या तुम्हें पता है कि नेशनल एडवाइजर नॉर्दर्न काउंटी में कितने समय से है? ईरा पटेल ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, लगभग आधे महीने से। यह सुनकर वीर प्रताप ने सोचा कि यह वाकई वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। देवेंद्र मिश्रा बहुत पहले ही नॉर्दर्न काउंटी आ गए थे, लेकिन देवेंद्र मिश्रा को इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता था। आखिर उसने पिछले आधे महीने नॉर्दर्न ग्रासलैंड्स में स्काई वुल्फ किंग की जनजाति के साथ बातचीत करने में बिताए थे। वीर प्रताप ने फिर पूछा, यान सिटी आने पर वह तुम्हें कोई नया मिशन लेकर आए होंगे? यह कहते हुए वीर प्रताप ने ईरा पटेल की पतली कमर पर अपनी बाह डाली, उसके पीछे खड़ा हो गया और उसके हाथ ईरा पटेल के शरीर पर घूमने लगे। वीर प्रताप द्वारा ऐसे गले लगाए जाने पर ईरा पटेल का शरीर कांपने लगा और उसके ठंडे चेहरे पर लाली आ गई। नेशनल एडवाइजर ने इस दासी को 8वें प्रिंस के कुलीन परिवारों और बर्बर लोगों के साथ मिलीभगत के सबूत की जांच करने और फिर इकट्ठा किए गए सबूत राजधानी वापस भेजने का निर्देश दिया। यह सुनकर वीर प्रताप हल्का सा मुस्कुराया। जैसा कि उम्मीद थी, उत्तरी बर्बर लोगों का खतरा खत्म होने के बाद उसके पिता कुलीन परिवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे। एक बार उन कुलीन परिवारों की बर्बर लोगों के साथ मिलीभगत का सबूत मिल जाता है तो उसके पिता इसे बहाना बनाकर सीधे दरबार में कुलीन परिवारों की शक्ति को साफ करने की संभावना रखते हैं। देवेंद्र मिश्रा ने अभी खुद को भी इशारा किया था। देवेंद्र मिश्रा का इरादा बहुत साफ था। उसने उम्मीद की थी कि जब शिया सम्राट कुलीन परिवारों को साफ करेंगे तो वह विद्रोह नहीं करेगा। भविष्य में यह पद सबसे अधिक संभावना उसी का होगा। इसलिए देवेंद्र मिश्रा उसे याद दिला रहे थे कि कुलीन परिवारों को साफ करने से उसे भी फायदा होगा। दरअसल देवेंद्र मिश्रा को उसे जानबूझकर याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। जब शिया सम्राट कुलीन परिवारों से निपट रहे थे तब वीर प्रताप का विद्रोह करने का कोई इरादा नहीं था। युग नायक बनाता है। हालांकि ग्रेट शिया राजवंश अशांत था, उसमें वह पूरी तरह से अराजकता में नहीं डूबा था। अगर वह इस समय विद्रोह करता तो वह मौत को बुलावा दे रहा होता। इसके अलावा वीर प्रताप मूर्ख नहीं था। वीर प्रताप शिया सम्राट के जितनी जल्दी हो सके कुलीन परिवारों को साफ करने का इंतजार नहीं कर सकता था। अगर कुलीन परिवारों को साफ नहीं किया जाता तो एक दिन जब वह पूरे ग्रेट शिया राजवंश पर नियंत्रण कर लेता तो सब गड़बड़ हो जाती। दरअसल हर राजवंश में कुछ ऐसे परिवार पैदा होते हैं जिनके पास अपार शक्ति होती है, लेकिन ग्रेट शिया राजवंश के कई कुलीन परिवार सामान्य कुलीन परिवार नहीं है। ये कुलीन परिवार दरबार को नियंत्रित करते हैं, ग्रेट शिया राजवंश में बड़ी मात्रा में संसाधनों को नियंत्रित करते हैं और यहां तक कि यह भी कहा जा सकता है कि वे ग्रेट शिया राजवंश की जीवन रेखा को नियंत्रित करते हैं। ऐसे कुलीन परिवारों की तुलना उन नए उभरते परिवारों से नहीं की जा सकती। सम्राट जिन कुलीन परिवारों को खत्म करना चाहते हैं वे ठीक वही हैं जो दरबार को नियंत्रित करते हैं, न कि कुछ उभरते कुलीन परिवारों से संबंधित। इसके विपरीत शिया सम्राट
उन उभरते कुलीन परिवारों को न केवल दबाएंगे नहीं, बल्कि उनका समर्थन भी करेंगे ताकि वे दरबार में एक शक्ति बन सके और पुराने कुलीन परिवारों के खिलाफ लड़ सके। एक पल सोचने के बाद वीर प्रताप ने फिलहाल राजधानी के मामलों के बारे में न सोचने का फैसला किया और पहले नॉर्दर्न काउंटी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। अब जब उसके पास 1000 बर्बर कैदी और सीमेंट बनाने का तरीका है, तो नॉर्दर्न काउंटी में सीधी सड़कों का निर्माण शुरू हो सकता है। इसी समय एक दासी आंगन में आई। योर हाइनेस, दोनों मालकिनें नहा धोकर तैयार हो गई है। यह सुनकर वीर प्रताप का ध्यान वापस आया। दासी जिन दो मालकिनों का जिक्र कर रही थी, वे स्वाभाविक रूप से येलू सिंह सारिका पटेल थी, जो अभी अभी नॉर्दर्न के प्रिंस के निवास में आई थी। वीर प्रताप ने फिर इरा पटेल को छोड़ दिया और फिर उसके कूल्हों पर थपकी दी। इरा पटेल, जाओ और अपना काम करो। इरा पटेल को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वीर प्रताप को हमेशा उसके कूल्हों को छूना क्यों पसंद था। जी, योर हाइनेस, इरा पटेल के कहने के बाद वह तेजी से चली गई। इस समय वीर प्रताप ने सूचना देने वाली दासी से कहा, दोनों मालकिनें किस आंगन में है, इस प्रिंस को वहां ले चलो। दासी ने तुरंत कहा, जी योर हाइनेस, कृपया इस दासी का अनुसरण करें। तुरंत बाद दासी वीर प्रताप को येलू सिंह और सारिका पटेल के आंगन में ले गई। उनके कमरे सभी एक ही आंगन में थे। आंगन बड़ा नहीं था और संयोग से उसमें केवल 2 कमरे थे। बगल में वह आंगन था जहां आयशा राव रहती थी। इस समय आयशा राव आंगन की दीवार पर बैठी थी, बेपरवाह होकर उन 2 बर्बर दासियों को देख रही थी जिन्हें वीर प्रताप वापस लाया था। इस समय येलू सिंह और सारिका पटेल के आंगन में एक पुरुष की आकृति दिखाई दी। दोनों मंडप में पत्थर की बेंचों से तेजी से उठ गईं। प्रणाम योर हाइनेस। येलू सिंह और सारिका पटेल की नवीनतम पोशाक देखकर वीर प्रताप थोड़ा विचारों में खो गया। उन्होंने अब ग्रेट शिया राजवंश के कपड़े पहन लिए हैं और दासियों द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार करने के बाद वे पहले से बहुत अलग दिख रही थी। येलू सिंह ने कमल के फूलों से सजी एक हल्की जालीदार पोशाक पहनी थी और उसकी कमर पर एक बेल्ट बंधी थी, जो उसकी भरी हुई और सुडौल आकृति को पूरी तरह से दिखा रही थी। हल्के जालीदार कपड़े के नीचे वह त्वचा के करीब थी झलकती हुई, क्योंकि हल्का जालीदार कपड़ा शरीर से कसकर चिपका हुआ था। गोल कूल्हे और भी स्पष्ट थे। पूरी सुंदर महिला कामुकता से भरी, गरिमामय और शानदार लग रही थी। वीर प्रताप ने फिर सारिका पटेल पर नजर डाली। सारिका पटेल ने अंदर एक सफेद पोशाक और बाहर एक गहरा हरा पोशाक पहनी थी। उसके काले और चमकदार बाल उसकी कमर पर लटके हुए थे और उसके सिर पर एक हेयर पिन लगा था। वह ग्रेट शिया राजवंश के किसी सम्राट परिवार की युवती से अलग नहीं लग रही थी। येलू सिंह और सारिका पटेल एक साथ खड़ी थी, ठीक एक मां और बेटी की तरह। होश में आने के बाद वीर प्रताप हल्का सा मुस्कुराया और फिर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों तैयार होने के बाद और भी सुंदर और मनमोहक हो जाओगी। लगता है कि यह प्रिंस बहुत भाग्यशाली है। यह सुनकर येलू सिंह और सारिका पटेल के चेहरों पर लाली आ गई। यह पहली बार था जब उन्होंने पूरी तरह से ग्रेट शिया राजवंश की शैली में कपड़े पहने थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट शिया राजवंश के कपड़े बदलने के बाद वे और सुंदर हो जाएंगी। जब वे अभी कांस्य दर्पण में देख रही थीं, तो वे पहली बार अपनी सुंदरता से भी चकित थीं। पहले वे अपने शरीर पर फर कोट पहनती थी, खुद को कसकर लपेटे रहती थी और कभी कभी अपने सिर पर फर की टोपी पहनती थी, जिससे उनकी आकृति और सुंदरता पूरी तरह से दिखाई नहीं देती थी। इस समय आशा राव, जो आंगन की दीवार पर बैठी थी, मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो योर हाइनेस, आपको 2 और सुंदरियां मिली है। वीर प्रताप ने सिर घुमाकर आंगन की दीवार पर बैठी आयशा राव को देखा और फिर कहा, मास्टर राव लिसनिंग रेन टावर के प्रबंधन में व्यस्त क्यों नहीं है और यहां तमाशा देखने क्यों आ गई हैं? आयशा राव बेपरवाह होकर बोली, योर हाइनेस इतने भयंकर है, यह दासी बहुत डर गई है। क्या इस दासी ने नहीं सुना कि योर हाइनेस ने 2 महिला दासियों को रखा है? इसलिए मैं देखना चाहती हूं कि मेरी बहनें कैसी दिखती है। आयशा राव और वीर प्रताप की बातचीत सुनकर येलू सिंह और सारिका पटेल थोड़ी हैरान थीं।
आंगन की दीवार पर बैठी यह बेपरवाह लाल कपड़े वाली महिला वास्तव में नॉर्दर्न प्रिंस की महिला दासी है? क्या नॉर्दर्न प्रिंस के निवास में महिला दासियां इतनी साहसी है कि वे मालिक नॉर्दर्न प्रिंस से ऐसे बात करने की हिम्मत करती है? सारिका पटेल को अतीत में शाही दरबार के वे दास याद आए। अगर कोई दास उससे ऐसे बात करने की हिम्मत करता तो मुझे डर है कि इससे पहले कि वह कार्रवाई कर पाती, दूसरे दास उसे ऐसे बात करने वाले दास को अधमरा कर देते। इस समय आयशा राव ने येलू सिंह और सारिका पटेल पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए आगे कहा, लगता है कि योर हाइनेस को हमेशा याद रहा है कि इस दासी ने बर्बर शाही दरबार में सुंदरियों के बारे में क्या कहा था। जब वीर प्रताप पहली बार नॉर्दर्न काउंटी आया था तो वीर प्रताप ने एक बार पूछा था कि क्या नॉर्दर्न काउंटी में कोई सुंदर महिलाएं हैं। उस समय आयशा राव ने वीर प्रताप को बताया था कि बर्बर शाही दरबार में सुंदर महिलाएं थीं। आयशा राव उस समय 100 फ्लावर्स टावर की मालकिन और मिस्टी रेन पवेलियन की संत थीं। हर दिन बड़ी मात्रा में जानकारी उसके हाथों से गुजरती थी, इसलिए उसे बर्बर शाही दरबार की स्थिति की कुछ समझ थी और वह जानती थी कि स्काई वुल्फ किंग की रखेल विशेष रूप से सुंदर थी। उसे आज देखकर आयशा राव येलू सिंह के रूप से भी हैरान थी। उसे लगा कि वह येलू सिंह से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकती थी। येलू सिंह पर एक परिपक्व महिला का आकर्षण कुछ ऐसा था जो उसके पास नहीं था, और उसे अपने दिल में यह भी बहुत साफ था कि वीर प्रताप को येलू सिंह जैसी सुंदर महिला मीरा चौहान जैसी ही पसंद थी। हर बार जब वीर प्रताप के सामने मीरा चौहान का जिक्र किया जाता है तो वीर प्रताप बहुत भयंकर हो जाता है, जैसे उसे जोश चढ़ गया हो। इस समय आयशा राव आंगन की दीवार से कूद गई और उसका हल्का शरीर धीरे से उतरा। फिर वह वीर प्रताप के पास आई और उसके कान में कहा, योर हाइनेस, मुझे नहीं पता कि एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड के पास ग्रेट देविका राजवंश के बारे में कोई खबर है या नहीं। हाल ही में ग्रेट देविका राजवंश में कुछ बदलाव हुए हैं। /P आयशा राव यहां वीर प्रताप से बात करने के लिए नहीं आई थी। वह अब लिसनिंग रेन टावर की मालकिन है और वीर प्रताप के लिए प्रमुख राजवंशों और देशों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है। उसे यहां दौड़कर आने और वीर प्रताप से महिलाओं के बारे में बात करने का समय कैसे हो सकता है? आयशा राव की बातें सुनकर वीर प्रताप हैरान रह गया। फिलहाल ज्यादातर एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड ग्रेट शिया राजवंश के भीतर वितरित है और अन्य राजवंशों में ज्यादा लोग नहीं हैं। उसने वास्तव में ग्रेट देविका राजवंश में किसी बदलाव के बारे में नहीं सुना है। ग्रेट देविका राजवंश नॉर्दर्न काउंटी के बगल में दक्षिण पश्चिमी कोने में है। हालांकि ग्रेट देविका राजवंश एक ऐसा राजवंश है जिसे अभी अभी बनाया गया था और यह अपेक्षाकृत गरीब और बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी यह नॉर्दर्न काउंटी का एक पड़ोसी है। वीर प्रताप को उनकी गतिविधियों को समझना चाहिए। वीर प्रताप हाल ही में नॉर्दर्न काउंटी के मामलों से निपट रहा था और उसने ग्रेट देविका राजवंश पर शायद ही ध्यान दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिसनिंग रेन टावर को अभी अभी स्थापित किया गया था और उसने ग्रेट देविका राजवंश में घुसपैठ कर ली है। आयशा राव की दक्षता काफी उच्च है। वीर प्रताप ने फिर पूछा, मैंने फिलहाल ग्रेट देविका राजवंश में एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड्स नहीं भेजे है। अगर कोई बदलाव है तो मुझे सीधे बता दो। आयशा राव ने कहा, ग्रेट देविका राजवंश आधे महीने से सेना जुटा रहा है और अब उसने ग्रेट शिया राजवंश और नॉर्दर्न काउंटी के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में 200,000 सैनिक तैनात किए हैं। यह सुनकर वीर प्रताप हंस दिया और फिर कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेट देविका राजवंश को लगता है कि यह प्रिंस उन पर हमला करने वाला है? वीर प्रताप नहीं सोचता कि ग्रेट देविका राजवंश इस समय ग्रेट शिया राजवंश पर आक्रमण करेगा। 300,000 की बर्बर सेना को अभी अभी नॉर्दर्न काउंटी ने नष्ट कर दिया है। ग्रेट देविका राजवंश एक ऐसा राजवंश जिसे अभी अभी बनाया गया था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अचानक ग्रेट शिया राजवंश पर सेना भेजे। ग्रेट देविका राजवंश का दृष्टिकोण शायद नॉर्दर्न काउंटी से बचाव करना है। एक अचानक उनके उत्तर में एक विशालकाय शक्ति दिखाई दी। उनके लिए बिल्कुल भी चिंता न करना असंभव है। कहने की जरूरत नहीं
कि ग्रेट देविका राजवंश ने 200,000 सैनिक तैनात किए। यहां तक कि ग्रेट शिया राजवंश के भीतर के सामंत राजाओं ने भी उन जगहों पर सेना तैनात की जहां नॉर्दर्न काउंटी की सीमाएं उनसे लगती थीं। उदाहरण के लिए प्रिंस क्यूई। 1 महीने से भी पहले वीर प्रताप ने रिया राठौर और अन्य को लेने के लिए जो 5,000 भारी घुड़सवार सेना भेजी थी, वह अभी अभी अवनी सिटी से निकली थी। प्रिंस क्यूई को यह खबर मिलने के बाद उसने अपनी जागीर में मौजूद सभी 50,000 सैनिकों को रातों रात उत्तर में स्थानांतरित कर दिया। 50,000 सैनिकों ने कोई कार्रवाई नहीं की। वे बस अवनी सिटी के सामने रहे नॉर्दर्न काउंटी की निगरानी कर रहे थे। स्पष्ट रूप से 50,000 भारी घुड़सवार सेना की उपस्थिति ने सभी राजवंशों को चौंका दिया, खासकर नॉर्दर्न काउंटी के आसपास की शक्तियों को। वे सभी डर गए थे कि वीर प्रताप अचानक उन पर हमला करने के लिए सेना भेज देगा। इसलिए उन्होंने नॉर्दर्न काउंटी से बचाव के लिए तेजी से अपनी सेना को उत्तर में जुटाया। यह देखकर कि वीर प्रताप को परवाह नहीं थी, आयशा राव ने कहा, योर हाइनेस, यह दासी मानती है कि ग्रेट देविका का उत्तर में सेना जुटाना सिर्फ नॉर्दर्न काउंटी से बचाव के लिए नहीं है। आयशा राव की बातें सुनकर वीर प्रताप हैरान रह गया। उसकी राय में एक बार नॉर्दर्न काउंटी में 50,000 भारी घुड़सवार सेना बाहर आ जाती तो आसपास की कोई भी शक्ति आकर उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर ग्रेट देविका राजवंश का उत्तर में सेना जुटाना नॉर्दर्न काउंटी से बचाव के लिए नहीं था, तो वे क्या कर रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वे वास्तव में दौड़कर नॉर्दर्न काउंटी पर हमला करना चाहते हैं? वीर प्रताप ने फिर कहा, मुझे अपनी राय बताओ। आयशा राव ने फिर कहा, जहां तक इस दासी को पता है, ग्रेट देविका न केवल सेना जुटा रहा है, बल्कि अन्य प्रमुख राजवंश भी चुपचाप सेना जुटा रहे हैं, और वे सभी ग्रेट शिया राजवंश से सटे स्थानों पर तैनात है। तो यह दासी मानती है कि ग्रेट देविका राजवंश का सेना जुटाना सिर्फ नॉर्दर्न काउंटी से बचाव के लिए होने की संभावना नहीं है। प्रमुख राजवंश किसी प्रकार के अलिखित समझौते पर पहुंचने जैसा कर रहे हैं और ग्रेट शिया राजवंश पर सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वीर प्रताप गहरे विचारों में डूब गया। वह ग्रेट शिया राजवंश के भीतर क्या हो रहा है उस पर ध्यान दे रहा था और उसे प्रमुख राजवंशों की सेना जुटाने की खबर के बारे में लगभग कुछ नहीं पता था। ऐसा भी हो सकता है कि वह आधे महीने के लिए उत्तर गया था और जानकारी उसके अध्ययन कक्ष में ढेर हो गई है, लेकिन फिर भी इसने लिसनिंग रेन टावर की जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता का परीक्षण किया। फीट। इस समय आयशा राव ने आगे कहा, नॉर्दर्न काउंटी में 50,000 भारी घुड़सवार सेना के बाहर आने के बाद प्रमुख राजवंशों को शायद लगेगा कि ये सभी भारी घुड़सवार सेना महामहिम की है। दरबार में मूल भारी घुड़सवार सेना के साथ मिलकर ग्रेट शिया राजवंश के पास अब लगभग 80,000 भारी घुड़सवार सेना है। इससे अन्य राजवंश गलती से यह मान सकते हैं कि महामहिम की विदेश में विस्तार करने की महत्वाकांक्षा है। वीर प्रताप ने थोड़ी देर सोचा और सोचा कि आयशा राव सही थी। हालांकि ये 50,000 भारी घुड़सवार सेना ग्रेट यू राजवंश के अवशेष थे जिन्हें उसने सिस्टम के माध्यम से बुलाया था। दूसरों को इन बातों का पता नहीं था। अन्य राजवंशों ने जो देखा वह यह था कि पूरे ग्रेट शिया राजवंश के पास लगभग 80,000 भारी घुड़सवार सेना थी। ग्रेट शिया राजवंश ने अचानक 50,000 भारी घुड़सवार सेना बढ़ा दी। यह किस लिए है? यह स्वयं स्पष्ट लगता है। मूल रूप से प्रमुख राजवंश बराबरी पर थे। अचानक एक दिन एक राजवंश ने अपनी सेना का जोरदार विस्तार करना शुरू कर दिया, और वह भी अन्य राजवंशों की नाक के नीचे। दूसरे तो यही सोचेंगे कि आप युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह प्रमुख राजवंश अलिखित रूप से सबसे मजबूत वाले को पहले खत्म करने के बारे में सोचेंगे। यह सोचकर वीर प्रताप मुस्कुराया और फिर आयशा राव से कहा, मास्टर राव का खुफिया काम बहुत अच्छा किया है। भविष्य में कड़ी मेहनत करते रहो और प्रमुख राजवंशों की गतिविधियों पर अधिक ध्यान दो। आयशा राव ने फिर कहा, जी योर हाइनेस। यह कहते हुए आयशा राव हल्के से कूद गई
और सीधे आंगन की दीवार पर कूद गई। योर हाइनेस, अगर और कुछ नहीं है तो यह दासी पहले चली जाऊंगी। वीर प्रताप ने कहा, ठीक है, अच्छा है। फिर आयशा राव की आकृति तेजी से गायब हो गई। इस समय वीर प्रताप होश में आया और येलू सिंह और सारिका पटेल को देखा। इस समय येलू सिंह ने न विनम्र न अहंकारी होकर कहा, योर हाइनेस, मैं अपने बर्बर सैनिकों को देखना चाहती हूं, क्या मैं देख सकती हूं? वीर प्रताप ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। वीर प्रताप का मूल रूप से इरादा येलू सिंह और सारिका पटेल को उन बर्बर सैनिकों से मिलवाने का था, ताकि वे बर्बर सैनिक पूरी तरह से शांत हो सकें और उनके मन में कुछ अवांछित विचार आने से बचें। वीर प्रताप येलू सिंह और सारिका पटेल को लेकर तेजी से उस शिविर में पहुंचा जहां बर्बर कैदियों को रखा गया था। वहां 100,000 बर्बर कैदी थे और नॉर्दर्न कमांडरी ने सिर्फ उन्हें प्रबंधित करने के लिए बहुत प्रयास किया। बर्बर कैदी शिविर के पास 10,000 भारी घुड़सवार सेना तैनात थी और भारी घुड़सवार सेना के अलावा कुछ सामान्य सैनिक भी थे जो कैदियों को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार थे। मूल रूप से एक नॉर्दर्न कमांडरी सैनिक को 100 से अधिक बर्बर कैदियों का प्रबंधन करना पड़ता था, जिससे कैदियों को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार नॉर्दर्न कमांडरी सैनिकों पर भारी दबाव पड़ा। ज्यादातर नॉर्दर्न कमांडरी के जनरलों और सैनिकों का मानना था कि इन बर्बर कैदियों को मारना सबसे सुविधाजनक होगा। हालांकि इन कैदियों को रखना नॉर्दर्न किंग का आदेश था, इसलिए जनरलों और सैनिकों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जैसे ही येलू सिंह और सारिका पटेल गाड़ी से उतरे, जबरन श्रम में लगे बर्बर कैदी उन्हें देखकर तुरंत कोलाहल में फूट पड़े। प्रिंसेस कंसोर्ट, प्रिंसेस कंसोर्ट, सब देखो, ये प्रिंसेस कंसोर्ट है। क्या हो रहा है? प्रिंसेस कंसोर्ट यान सिटी में क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जनजाति को नॉर्दर्न किंग ने नष्ट कर दिया है और प्रिंसेस कंसोर्ट को भी नॉर्दर्न किंग ने पकड़ लिया है? नहीं, असंभव। प्रिंसेस कंसोर्ट इतनी चतुर है। एक बार जब उन्हें पता चला कि हम हार गए हैं तो वह निश्चित रूप से शाही दरबार को तुरंत स्थानांतरित कर देंगी। नॉर्दर्न किंग इतनी आसानी से हमारी जनजाति का सटीक स्थान कैसे ढूंढ सकता था? वह व्यक्ति निश्चित रूप से प्रिंसेस कंसोर्ट नहीं है। यह देखकर कि बर्बर कैदियों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि गाड़ी से उतरने वाली व्यक्ति उनकी प्रिंसेस कंसोर्ट थी, बर्बर कैदियों की रखवाली कर रहा एक नॉर्दर्न कमांडरी सैनिक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, तुम शायद अभी तक नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी प्रिंसेस कंसोर्ट पहले ही हमारे प्रिंस से शादी करने के लिए सहमत हो गई है और अब वह हमारे प्रिंस की महिला है। इसके अलावा तुम्हारी हेवनली वुल्फ किंग जनजाति को जल्द ही नॉर्दर्न कमांडरी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह केवल इसलिए है क्योंकि हमारे प्रिंस दयालु है। अगर कोई और होता तो तुम सभी बर्बर लोगों को बहुत पहले ही मार दिया गया होता। नॉर्दर्न कमांडरी सैनिक की बातें सुनकर बर्बर कैदी हैरान रह गए। उनकी प्रिंसेस कंसोर्ट नॉर्दर्न किंग से शादी करने का चुनाव कैसे कर सकती थी? क्या उनके शाही दरबार को नॉर्दर्न किंग ने वास्तव में ढूंढ लिया था? अगर प्रिंसेस कंसोर्ट अब हेवनली वुल्फ किंग जनजाति के साथ नहीं थी, तो क्या हेवनली वुल्फ किंग जनजाति का अभी भी कोई भविष्य था? एक पल के लिए बर्बर कैदियों की भावनाएं बहुत कम हो गईं और घटनास्थल पर माहौल अविश्वसनीय रूप से दमनकारी था। इस समय प्रिंस के महल का एक गार्ड बर्बर कैदियों के सामने आया। हेवनली वुल्फ किंग जनजाति के लोग रुके। नॉर्दर्न इमॉर्टल किंग जनजाति के लोग पहले वापस जाए। इन 1 लाख बर्बर कैदियों में से कई नॉर्दर्न इमॉर्टल किंग जनजाति के सैनिक थे। प्रिंस के महल के गार्ड की बातें सुनकर नॉर्दर्न इमॉर्टल किंग जनजाति के कई बर्बर कैदी मुड़कर चले गए और जल्द ही केवल हेवनली वुल्फ किंग जनजाति के कैदी बचे रहे। इस समय येलू सिंह स्थिर कदमों से सैनिकों के सामने खड़ी हो गई। यह देखकर कि न केवल प्रिंसेस कंसोर्ट आई थी, बल्कि हेवनली वुल्फ किंग की बेटी सारिका पटेल भी थी, सैनिकों को वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि हेवनली वुल्फ किंग जनजाति के शाही दरबार को नॉर्दर्न किंग ने वास्तव में ढूंढ लिया था, अन्यथा उनकी प्रिंसेस कंसोर्ट और प्रिंसेस एक ही समय में यहां दिखाई नहीं दे सकते थे। इस समय बर्बर कैदियों ने सभी घुटने टेक दिए और कहा, प्रणाम प्रिंसेस कंसोर्ट।
यह दृश्य देखकर वीर प्रताप थोड़ा भावुक हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि येलू सिंह बर्बर कैदियों के दिलों में इतना उच्च दर्जा रखती है। वास्तव में उसे पकड़ना सही काम था। भले ही येलू सिंह सुंदर नहीं होती और उसका स्कोर 90 नहीं होता, फिर भी वह मजबूत राजनीतिक गुण रखती थी। उसे पकड़ने का अनिवार्य रूप से मतलब था पूरी हेवनली वुल्फ किंग जनजाति को नियंत्रित करना। बेशक यह कहना होगा भाग्यशाली था। येलू सिंह संयोग से सुंदर थी, उसका स्कोर भी 90 से अधिक था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, येलू सिंह अभी भी एक कुंवारी थी और उसकी पसंदीदा प्रकार की थी। येलू सिंह ने घुटने देखते बर्बर कैदियों को देखा। उसकी भावनाएं कुछ जटिल थीं। उसने आह भरी और कहा, मैं अब प्रिंसेस कंसोर्ट नहीं हूं, तुम सब उठ सकते हो। मैं तुम सब की तरह सिर्फ एक कैदी हूं। येलू सिंह की बातें सुनकर बर्बर कैदी फिर भी नहीं उठे। एक बर्बर कैदी ने ऊपर देखा और पूछा, प्रिंसेस कंसोर्ट, क्या हेवनली वुल्फ किंग जनजाति को नॉर्दर्न किंग ने वास्तव में नष्ट कर दिया है? येलू सिंह ने जवाब दिया, नॉर्दर्न किंग दयालु हैं और उन्होंने हेवनली वुल्फ किंग जनजाति को नॉर्दर्न कमांड्री में स्थानांतरित करने की अनुमति दी है। तुम्हारे रिश्तेदार ग्रेट शिया के नागरिकों के रूप में नॉर्दर्न कमांड्री में बस जाएंगे। एक तरह से अब से कोई हेवनली वुल्फ किंग जनजाति नहीं होगी। येलू सिंह की बातें सुनकर बर्बर कैदियों को इसे कुछ हद तक मानना मुश्किल लगा। क्या उन्होंने नॉर्दर्न कमांड्री पर ठीक इसी भूमि के लिए हमला नहीं किया था? अब नॉर्दर्न किंग ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन उनके शाही दरबार को नष्ट करने के बजाय वह अपनी जनजाति के लोगों को नॉर्दर्न कमांड्री में स्थानांतरित कर रहा था। उन्हें ग्रेट शिया का नागरिक बना रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले नॉर्दर्न कमांड्री पर हमला क्यों किया था? न केवल इतने सारे लोग मर गए, बल्कि वे सभी कैदी बन गए और उनकी जनजाति खत्म हो गई। अंत में उन्होंने 200 लोगों के खून का आदान प्रदान एक अर्थहीन युद्ध के लिए किया। इस समय बर्बर कैदी चुप हो गए, ये नहीं जानते थे कि क्या कहे। येलू सिंह ने हल्का सा आह भरी, फिर आगे कहा, नॉर्दर्न किंग ने मुझसे तुम्हें यह बताने के लिए कहा है कि तुम नॉर्दर्न कमांड्री में 10 साल तक जबरन श्रम करोगे। अगर तुम में से कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो नॉर्दर्न किंग तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने घर लौटने की अनुमति देगा और तुम्हें अपना श्रम जल्दी खत्म करने का अवसर भी मिलेगा। तुम्हारे श्रम खत्म होने के बाद चाहे तुम ग्रेट शिया के नागरिकों के रूप में नॉर्दर्न कमांड्री में रहना पसंद करो या घास के मैदानों में वापस जाकर अपना खानाबदोश जीवन जारी रखना, यह पूरी तरह से तुम पर निर्भर करेगा। यह सुनकर बर्बर कैदियों ने सभी ऊपर देखा, तुरंत बहुत अधिक उत्साहित हो गए। एक बर्बर सैनिक ने पूछा, प्रिंसेस कंसोर्ट, क्या जो तुम कहती हो वह सच है? क्या हम वास्तव में अपने परिवारों से मिलने वापस जा सकते हैं? येलू सिंह ने कहा, यहां आते हुए मैंने नॉर्दर्न किंग से पूछा था और उन्होंने कहा कि वह तुम्हें हर महीने 100 कोटा देंगे ताकि तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने घर जा सको, लेकिन इसके लिए आधे साल बाद तक इंतजार करना होगा। हालांकि नॉर्दर्न किंग तुम्हारे रिश्तेदारों को तुमसे सक्रिय रूप से मिलने से नहीं रोकेगा। यह सुनकर बर्बर कैदी तुरंत अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गए। उन्होंने सभी ने सोचा था कि वे नॉर्दर्न कमांड्री को कभी नहीं छोड़ पाएंगे या अपने जीवन में फिर कभी अपने रिश्तेदारों को नहीं देख पाएंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नॉर्दर्न किंग वास्तव में अपने रिश्तेदारों को उनसे मिलने की अनुमति देगा। अगर ऐसा होता तो शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वे अपने रिश्तेदारों को देख पाते। हालांकि जल्द ही एक बर्बर कैदी ने महसूस किया कि ऐसा व्यवहार प्राप्त करने की उनकी क्षमता शायद उनकी प्रिंसेस कंसोर्ट के बलिदान से उत्पन्न हुई थी। इस समय एक कैदी ने पूछा, प्रिंसेस कंसोर्ट, क्या यह वह शर्त है जो आपने नॉर्दर्न किंग से शादी करने के लिए सहमत होकर बदली है? येलू सिंह जवाब देने वाली थी, लेकिन सभी बर्बर कैदियों को उसे ध्यान से घूरते देखकर वह तुरंत चुप हो गई। सच तो यह था कि इसका उससे बहुत कम लेना देना था। उसे फिलहाल वीर प्रताप के साथ मोलभाव करने का कोई अधिकार नहीं था। येलू सिंह को चुप देखकर बर्बर कैदियों ने सभी ने इसे उसकी अलिखित सहमति मान लिया। एक पल के लिए बर्बर कैदियों ने येलू सिंह के प्रति और भी अधिक आभारी महसूस किया
और उनके दिलों में उसका दर्जा एक और पायदान ऊपर चढ़ गया। तभी एक बर्बर कैदी ने अचानक पूछा, प्रिंसेस कंसोर्ट, क्या आप और प्रिंसेस दोनों नॉर्दर्न किंग से शादी करने वाली है? येलू सिंह ने जवाब दिया, हाँ। बर्बर कैदी ने आगे कहा, तो प्रिंसेस अब से नॉर्दर्न किंग की महिला होगी। अगर मैं नॉर्दर्न किंग को प्रिंसेस के मामा के बारे में कुछ बताऊं, तो क्या उसे एक पुण्य कार्य माना जाएगा? कैदी की बातें सुनकर सारिका पटेल, जो पास में थी, एक पल के लिए जम गई, फिर तुरंत कहा, मेरे मामा के बारे में कुछ? क्या है? कैदी ने कहा, प्रिंसेस को जवाब देने के लिए आपके मामा को उस समय ग्रेट किंग द्वारा जहर देकर मार दिया गया था। ग्रेट किंग के कई अधीनस्थ और मैं इस मामले के बारे में जानते हैं। हालांकि हेवनली वुल्फ किंग मर चुका था, सारिका पटेल अभी भी जीवित थी और नॉर्दर्न किंग की महिला बनने वाली थी। अगर उसे हेवनली वुल्फ किंग के अतीत के कुछ घिनौने कर्म बताए जा सकते, जिससे सारिका पटेल हेवनली वुल्फ किंग से नफरत करने लगे, तो यह कुछ हद तक नॉर्दर्न किंग की मदद करना होगा। आखिर नॉर्दर्न किंग सारिका पटेल के पिता का हत्यारा था। अगर सारिका पटेल हेवनली वुल्फ किंग के लिए कोई नफरत नहीं रखती, तो यह नॉर्दर्न किंग के लिए अच्छी बात नहीं होगी और सारिका पटेल पूरी तरह से नॉर्दर्न प्रिंस के महल को समर्पित नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर सारिका पटेल जानती कि उसकी मां हेवनली वुल्फ किंग के हाथों मर गई थी, तो इस बात की उच्च संभावना थी कि सारिका पटेल अब नॉर्दर्न किंग द्वारा अपने पिता को मारने के कार्य की परवाह नहीं करेगी और सारिका पटेल के नॉर्दर्न प्रिंस के महल के प्रति अधिक समर्पित होने की संभावना होगी। समय। एक और बर्बर कैदी बोला, प्रिंसेस, मैं भी इस मामले के बारे में जानता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि आपके मामा को जहर ग्रेट किंग ने खुद दिया था। यह सुनकर सारिका पटेल का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने वास्तव में यह अटकल अपने मामा से पहले सुनी थी, लेकिन उसके मामा की बातें आखिर सिर्फ सबूत के बिना अटकलें थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके पूर्व अधीनस्थ गवाह के रूप में सामने आएंगे। उसके मामा को वास्तव में उसके पिता द्वारा जहर देकर मार दिया गया था। जैसे ही उसने यह सोचा, सारिका पटेल का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसके पिता का दिल इतना जहरीला था, प्रिंसेस कंसोर्ट से शादी करने के लिए वह उस पत्नी को भी जहर दे देगा जो हमेशा उसके साथ रही थी। अगर उसके मामा ने उसके पिता को सत्ता हासिल करने में मदद न की होती, तो उसके पिता बर्बर लोगों के ग्रेट किंग नहीं बन पाते। फिर भी हेवनली वुल्फ किंग बनने के बाद उसके पिता ने जो पहला काम किया, वो उसके मामा को जहर देना था। मूल रूप से सारिका पटेल को रुद्र पटेल की मृत्यु के बारे में मैं अभी भी उदासी का एक निशान महसूस होता था। आखिर वह उसका जैविक पिता था, खून का रिश्ता था। लेकिन उसके पूर्व अधीनस्थों ने जो खुलासा किया, उसे सुनने के बाद रुद्र पटेल के लिए उसके मन में जो पारिवारिक स्नेह का अंतिम निशान था, वह गायब हो गया। उसे केवल यही महसूस हुआ कि रुद्र पटेल नॉर्दर्न किंग द्वारा मारे जाने के लायक था और नॉर्दर्न किंग ने उसकी मां की हत्या का बदला लिया था। उसी समय वीर प्रताप दूर से पास आया। सारिका पटेल के आंसू बहते देखकर वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ छोटी प्रिंसेस? क्या तुम अपने जनजातीय सैनिकों को पीड़ित देखकर परेशान हो? सारिका पटेल ने जवाब नहीं दिया, वह बस अपने आंसू पोंछती रही। इस समय येलू सिंह ने बगल से कहा, प्रिंस, अभी अभी हेवनली वुल्फ किंग के कई पूर्व अधीनस्थों ने सारिका से कबूल किया कि हेवनली वुल्फ किंग ने सारिका की मां को जहर देकर मार दिया था। येलू सिंह की बातें सुनकर वीर प्रताप एक पल के लिए हैरान रह गया। आदित्य सिन्हा द्वारा इकट्ठा की गई खुफिया जानकारी में इसके बारे में सुना था, लेकिन उसने इसे केवल मनोरंजन के रूप में माना था, क्योंकि इसका उससे बहुत कम लेना देना था। हालांकि सारिका पटेल को इतनी दुखद रूप से रोते देखकर जरूर सारिका पटेल और उसकी मां का बहुत करीबी रिश्ता था, तो उसने सारिका पटेल की मां की हत्या का बदला लिया था। यह सोचकर वीर प्रताप ने सारिका पटेल की अनुकूलता पर नजर डाली और वास्तव में उसने पाया कि सारिका पटेल की उसके प्रति अनुकूलता काफी बढ़ गई थी, लगभग 80 तक पहुंच गई थी। वीर प्रताप को इस समय अचानक कुछ याद आया। फिर उसने बर्बर कैदियों से कहा, हेवनली वुल्फ किंग ने
अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपनी पत्नी को भी मार डाला। उसने न केवल अपनी पत्नी को मारा, बल्कि वह तुम्हें नॉर्दर्न कमांडरी में जलाने, मारने और लूटने के लिए भी लाया। इतने सारे अपराध किए। चूंकि तुम में से कुछ हेवनली वुल्फ किंग के पूर्व अधीनस्थ हो, तो तुम हेवनली वुल्फ किंग की गलतियों के बारे में और अधिक जानते होंगे। जब तक तुम आगे आकर हेवनली वुल्फ किंग द्वारा किए गए सभी अपराधों का खुलासा करते हो, ये प्रिंस तुम्हें घर जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलने का अवसर देगा। युद्ध खत्म हो गया था और सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर डालने के लिए हमेशा एक युद्ध अपराधी को ढूंढना पड़ता था। ये वीर प्रताप के लिए पूरी हेवनली वुल्फ किंग जनजाति को वश में करने के लिए फायदेमंद होगा। उस समय हेवनली वुल्फ किंग जनजाति के लोग केवल यही मानेंगे कि ये उनके ग्रेट किंग की गलती थी कि उनके ग्रेट किंग ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपनी पूरी हेवनली वुल्फ किंग जनजाति को निराशा में धकेल दिया था। हेवनली वुल्फ किंग की तुलना में नॉर्दर्न किंग ही था जो वास्तव में उनके लिए अच्छा था। नॉर्दर्न किंग ने न केवल उन्हें मारा नहीं, बल्कि उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका भी दिया और यहां तक कि उनके रिश्तेदारों को भी नॉर्दर्न कमांडरी में स्थानांतरित कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये बर्बर लोग हेवनली वुल्फ किंग से और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे। वीर प्रताप ने मन ही मन सोचा, चूंकि हेवनली वुल्फ किंग पहले ही मर चुका था, तो उसे एक आखिरी भूमिका निभाने दो। जैसा वीर प्रताप ने सोचा था, जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक बर्बर कैदी तुरंत आगे आया और बोला, मैं जानता हूं कि हेवनली वुल्फ किंग ने बार बार प्रिंसेस कंसोर्ट की पीठ पीछे शिया की उन महिलाओं को कैद किया और यातना दी जिन्हें उसने एक निश्चित तंबू में लूटा था। उसने बाहरी तौर पर दावा किया कि वह प्रिंसेस कंसोर्ट से शादी करेगा और उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वास्तव में उसने केवल प्रिंसेस कंसोर्ट की सुंदरता और उसके हाथों में शक्ति का लालच किया। वह एक कमीना है। बर्बर कैदी की बातें सुनकर वीर प्रताप ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। उसे क्यों लगा कि उसे संकेत दिया जा रहा है? क्या यह उसकी कल्पना थी? हालांकि सौभाग्य से बर्बर कैदी हेवनली वुल्फ किंग के बारे में बात कर रहा था, इसीलिए वीर प्रताप ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक के बाद एक, जल्द ही एक और बर्बर सैनिक खड़ा हुआ और बोला, मैं जानता हूं कि रुद्र पटेल ने अपनी जनजाति का ग्रेट किंग बनने के लिए एक ऐसे एल्डर की गुप्त रूप से हत्या कर दी जो उसका विरोध करता था, और फिर उस एल्डर के आंतरिक अंग निकाले, उन्हें एक बर्तन में उबाला और खा लिया। रुद्र पटेल एक शैतान है। मैं जानता हूं, मैं भी जानता हूं। अनपा एक पल के लिए मौजूद सभी बर्बर कैदी रुद्र पटेल द्वारा किए गए अपराधों का खुलासा करने के लिए आगे आए। शुरुआत में यह अपेक्षाकृत सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे जारी रहे, कुछ लोग बातें गढ़ने लगे। उदाहरण के लिए, रुद्र पटेल बच्चों को खाना पसंद करता था, पुरुषों के साथ खेलना पसंद करता था और यहां तक कि मल खाना भी पसंद करता था। वीर प्रताप यही प्रभाव चाहता था। जितना अधिक रुद्र पटेल को उनकी जनजाति के लोगों द्वारा बुरा भला कहा जाएगा, इन बर्बर कैदियों के लिए नॉर्दर्न कमांडरी के सामने आत्मसमर्पण करना उतना ही आसान होगा। जब यह लगभग खत्म हो गया, तो वीर प्रताप ने अपने बगल में खड़े देवराज चौहान से कहा, कमांडर देवराज चौहान, बाद में किसी से हेवनली वुल्फ किंग रुद्र पटेल के अपराधों की सूची बनवाओ, फिर एक उद्घोषणा करके उसे नॉर्दर्न कमांडरी के सभी शहरों में भेजो। देवराज चौहान ने तुरंत कहा, जी प्रिंस। यह कहते हुए वीर प्रताप ने येलू सिंह को देखा और कहा, प्रिंसेस कंसोर्ट येलू, अब समय हो गया है, हम वापस जा सकते हैं। येलू सिंह ने मौजूद बर्बर कैदियों पर नजर डाली, फिर परेशान सारिका पटेल पर और हल्का सा आह भरी, कहते हुए, जी प्रिंस। वे फिर प्रिंस के महल में वापस आ गए। येलू सिंह के प्रिंस के महल में लौटने के बाद वह अपने कमरे में एक लकड़ी के स्टूल पर बैठ गई, खिड़की से आंगन में खाली खाली घूर रही थी, विचारों में खोई हुई थी। तभी प्रिंस के महल की एक दासी की आवाज आंगन के बाहर से आई। प्रणाम प्रिंस,
दासी की आवाज सुनकर येलू सिंह थोड़ी चौंक गई। वह फिर तेजी से खड़ी हो गई। जैसे ही वह उठी, वीर प्रताप ने दरवाजा धकेलकर कमरे में घुस गया।